में जो प्रधान होते थे उसको बोला जाता है भरत और तृषु। ये दो वंश जो थे ना वो मतलब हेड थे, ठीक है। तो इन्हीं कबीलाओं को फिर इससे यहाँ से लड़ाई हुआ, दसराग युद्ध हुआ पुरुषनी नदी के तट पे, जो रावी है, पुरुषनी नदी के तट पे लड़ाई हुआ। तो उसमें जो भरत वंश के जो कबीला हेड थे भरत, उनका विजय हुआ। विजय होने के बाद जो पराजित था वो उसमें पराजित जो था तो उसमें पंचाल सबसे हेड था, तो फिर भरत और पंचाल दोनों मिलके कुरु कहलाए। फिर ये चला, ये एक छोटा सा कहानी है दसरा के युद्ध के बारे में, समझ गए। उसके बाद ये देखोगे कि जो ऋग्वैदिक लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि कृषि के बारे में इनके पास में ऐसा नहीं था कि नॉलेज नहीं था, एग्रीकल्चर की जानकारी थी, लेकिन ये लोग पशुचारक थे, मतलब इनका पशुपालन ही मेन काम था, ठीक है, पशुचारक ही थे। अधिकांश जो इनकी लड़ाई होती थी दूसरे कबीला से, ये गाय को लेकर ही लड़ाई होती थी, ठीक है, गाय को लेकर ही यहाँ पे लड़ाई की जाती थी। ये जो थे पुरोहितों को जो देते थे, पुरोहितों को केवल गाय और दासी, ये इनको गिफ्ट करते थे। लैंड गिफ्टिंग का यहाँ पे कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया था। उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड यदि देखोगे तो इसको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड का, मतलब इस तरह का मृदभांड उस टाइम होता था, समझ गया। ये मृदभांड वो चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू काल माना जाता है, समझ गए। ये देखोगे राजा का पद जो था, यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया, राजा का पद अनुवांशिक था भाई, इस फैमिली से होगा, लेकिन राजा को यदि देखेंगे कोई अनलिमिटेड पावर होता था, वो ये नहीं था, अनलिमिटेड पावर किंग के पास में नहीं होते थे। किंग जो होता था सभा समिति के एडवाइस पे काम करते थे, समझ गए, सभा समिति के एडवाइस पे काम की जाती थी, समझ गए। उसके बाद यदि देखोगे वैदिक सोसाइटी में तो कुछ टेक्निकल वर्ड है ऐसी ये सोसाइटी है, तो इसमें भाई पशुचारण करते थे, हुँ? पशुचारक होता था, तो जो ये हो गया यहाँ पे पशु चराया जाता था, तो इसका जो प्रधान, इसका जो देख रेख करने वाला है, उसको बोला जाता था व्राजपति बोला जाता, व्राजपति बोला जाता था, ठीक, समझ गए। और उसके बाद चारागाह को देखने वाला, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये फैमिली है, इस फैमिली के जो प्रधान होता था उसको कुलपा बोला जाता था, कुलपा बोला जाता था, समझ गए। उसके बाद ये देखोगे यहाँ पे एक मिलिट्री टाइप से भी रखते थे भाई, जो लड़ाकू टाइप से होते थे तो उसको बोला जाता था ग्रामनी बोला जाता था, ग्रामनी बोला जाता था। यही जब ये लोग जब अस्थाई हो गए किसी पर्टिकुलर जगह पे, इनका रहना मतलब परमानेंट हो गई, तो केवल घुमंतु टाइप से रहते थे, जब ये अस्थाई हो गए तो फिर ये ग्रामणी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, किसको देखने के लिए, राजपति के चरागाह को भी देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, ठीक है। किंग के पास यदि देखोगे तो किंग जो है उस किंग के पास किसी भी तरीके का परमानेंट या अस्थाई आर्मी नहीं होता था, आर्मी नहीं होता था, अपने ही भाई बंधु यही सब जो है सब मिलके फाइट करते थे, समझ गए। तो जो व्रात है, गन है, ग्राम है, सर्ग है, ये ये सब क्या है, ये किंग को सहायता करने के लिए इन सब का नाम लिया गया है। जब मिलिट्री की जरूरत होती थी, व्रात हो गया, गन हो गया, सर्ग हो गया, ये सब क्या हो गया, ये किंग को हेल्प करते थे, ठीक। कभी भाई चैलेंज आ गया तो किसी भी तरीके का आर्मी परमानेंट सिलेक्शन या आर्मी इस तरीके का था नहीं। और सोसाइटी जो था अभी भी जन्म मूलक था, जन्म से ही अधिकार तय होते थे, समझ गए। उसके बाद आते हैं कि वर्ण जो है, इस टाइम में वर्ण का प्रयोग जो किया गया था वो केवल रंग के लिए किया गया था, समझ गए, वर्ण का रंग के लिए ही किया गया था। उसके बाद बहुत कुछ इसमें हम लोग देख लिए, देख लिए हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि और भी कुछ दिखा बचा हुआ है जो बताने की ज़रूरत है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था वो हम लोग देख लिए। हाँ, देखिए एक जो टैक्स होता था उसको बलि बोला जाता था, ठीक, बलि। भाई एक वॉलंटरली टैक्स वो तरीके से होता था, ये किंग को आके देते थे, तो ये बलि बोला जाता था, उसको वसूलने वाले बलि साधक कहलाते थे, बलि साधक
और ये बलि हो गया, समझ गए? ये वॉलंटरली था, अभी जब उत्तर वैदिक में आएँगे तो ये परमानेंट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसको हम लोग देख लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट में होगा तो हम फिर उत्तर वैदिक काल को इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।